हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्काउंट टॉपिक। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक ऑफ द कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ओके, तो बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ द बिल एंड ऑल। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, और यू कैन से लिस्ट प्राइस, और यू कैन से कैटलॉग प्राइस। ऑल दीज आर पैरेलल वर्ड्स। ओके, सो तो व्हाट इज़ द मार्क प्राइस एक्चुअली, जो भी प्रोडक्ट हम लोग ख़रीदने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पे जो प्राइस प्रिंटेड होती है इसे कहते हैं मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। ओके, नाउ व्हाट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नथिंग बट अभी हम लोग कोई चीज़ ख़रीदने गए और उस पर उन्होंने हमको 10% डिस्काउंट दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, तो समझो 100 की चीज़ उसने मुझे 90 में दी आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। तो वो जो 10% डिस्काउंट मुझे मिला है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अंडरस्टूड। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे, और यू कैन से लीज प्राइस पे। नेक्स्ट इज़ इनवॉइस प्राइस। तो 100 रुपीज़ को 100 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट ख़रीदा मैंने, उसमें से 10 रुपीज़ माइनस करके, मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो 90 रुपीज़ अभी उस प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया, वो उसके लिए जो बिल बनेगा, और या फिर उसे कहते हैं कि दैट प्राइस इज़ कॉल्ड एज, दैट 90 रुपीज़ प्राइस इज़ कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस। ओके, ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अगर देखो बिज़नेस में ऐसा होता है कि इफ़ यू पे इन कैश तो वो कैश डिस्काउंट भी देते हैं। तो सपोज़ इफ़ यू आर पेइंग ऑन द स्पॉट बाय कैश, तो समटाइम्स shopkeeper, or you can in business the wholesaler gives you one more discount for paying in cash. That discount is called as a cash discount and that is calculated on invoice price. अभी जो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया 100 से 90 हो गया था, अभी 90 अगर मैं कैश में पे कर रहा हूँ तो मुझे वो और थोड़ा सा डिस्काउंट देगा फॉर पेइंग द मनी इन कैश। ओके, तो समझो 5 रुपीज़ दिया, तो अभी वो जो 5 रुपये है दैट इज़ नथिंग बट अ कैश डिस्काउंट, और वो कैलकुलेट होगा इनवॉइस प्राइस पे 90 रुपीज़ पे। ओके, और आफ्टर डिडक्टिंग दिस 5 रुपीज़ फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, जो अमाउंट बनेगी राइट नाउ बन रही है 85 रुपीज़, तो वो है नेट सेलिंग प्राइस। मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट मुझे कितने में मिला, 100 का प्रोडक्ट मुझे 85 में मिला, तो दैट इज़ नथिंग बट नेट सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ गो टू द डिस्काउंट टॉपिक। चलो, मैं कुछ तो एक प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता हूँ, या फिर मुझे एक कुछ मैं एक रिटेल बिजनेसमैन हूँ और मुझे होलसेलर से कुछ तो माल ख़रीदना है। आई वांट टू परचेस गुड्स ऑफ रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आई डोंट हैव कैश राइट नाउ, बट मुझे गुड्स तो ख़रीदना है। तो मैं गया शॉपकीपर के पास 10th अप्रैल को। ओके, just concentrate on the dates because dates are very important in discount topic। तो मैं गया 10th अप्रैल को होलसेलर के पास और उसको बोला कि मुझे सामान ख़रीदना है अराउंड 5 लाख रुपीज़ का। तो मेरे पास कैश तो है नहीं, ठीक है, तो मुझे चाहिए क्रेडिट पे चाहिए सब। आई वॉन्ट टू परचेस गुड्स ऑफ 5 लाख रुपीज़ ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो 10th अप्रैल को वो शॉपकीपर होलसेलर के पास गया। उस दिन जो बिल बना तो दैट बिल इज़ कॉल्ड एज डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन वो एक्चुअल बिल बन रहा है, ठीक है। अभी वो होलसेलर कहता है कि चलो ओके, यू टेक माई गुड्स ऑन क्रेडिट, बट कितने टाइम के लिए। तो रिटेलर कहता है कि मुझे 4 महीने का टाइम चाहिए। ओके, 4 महीने का टाइम चाहिए। सो 4 महीने का टाइम मतलब क्या, 10th अप्रैल से 4 मंथ्स कितना होता है, 10th मई, 10th जून, 10th जुलाई, 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त तक उसको चाहिए टाइम फॉर पेइंग दैट 5 लाख रुपीज़। ओके, अभी ये जो भी होलसेलर है 4 महीने के लिए वो ऐसे ही तो फ्री में यूज़ करने के लिए नहीं देगा वो 5 लाख रुपए का सामान, तो ही विल चार्ज सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो 5 लाख के बदले वो सपोज़
5,20,000 लेगा, तो वो जो 20,000 एक्स्ट्रा है, कुछ तो परसेंटेज होगा डिसाइड किया हुआ कि फॉर दिस पीरियड एक परसेंटेज पे आपको 5 लाख रुपए का माल मिल जाएगा फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। और वो कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, ठीक है। तो 4 महीने के लिए सपोज उसने 5 लाख का माल लिया, तो आपको 5 लाख रुपया 5,20,000 पे करना पड़ेगा। तो ऊपर का जो 20,000 है, दैट 20,000 इज़ कॉल्ड एट ट्रू डिस्काउंट। ओके, ट्रू डिस्काउंट जो एक्चुअल पे कर रहा है वो 10 अप्रैल को, ठीक है। तो उसका बिल बनेगा कितने टाइम के लिए? 4 महीने के लिए। तो दैट 4 मंथ्स इज़ कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ द बिल। पीरियड ऑफ द बिल इज़ नथिंग बट 4 मंथ्स। और एक जो बिल बनता है उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, जो भी बिल जनरेट होता है और क्या बनता है एक पेपर पे, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलो ठीक है, 4 मंथ्स मतलब 10 अगस्त को उसका वो पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो दैट डेट इज़ कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, जिस दिन वो 4 महीना ख़त्म हो रहा है, दैट डेट इज़ कॉल्ड एज अ नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, बट लीगली उसमें और 3 दिन ऐड किए गए। ओके, सपोज 10 अगस्त को उसका पीरियड ख़त्म हो रहा है, एक्सपायरी, तो उसमें और 3 दिन ऐड किए गए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रेस पीरियड। 3 डेज़ ग्रेस पीरियड। मतलब अगर वो 5 लाख रुपए 10 अगस्त को पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको और 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है फॉर पेमेंट, वो भी लीगल होता है, ठीक है। सो दैट, तो अभी अपना पेमेंट कहाँ पे गया? 13 अगस्त को। ओके, 10 अप्रैल, 4 मंथ्स एडेड, 10 अगस्त, 3 डेज एडेड, 13 अगस्त। दैट 13 अगस्त इज कॉल्ड एज 13 अगस्त क्या हुआ? ये अपना 3 डेज ग्रेस पीरियड। ओके, एंड दैट 13 अगस्त इज कॉल्ड एज अ लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट। अब ये डेट्स के समझो आप लोग। जिस दिन बिल बना, बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ 10 अप्रैल, डेट ऑफ ड्राइंग। 4 महीने का पीरियड जहाँ पे ख़त्म हुआ, दैट इज़ अ नॉमिनल ड्यू डेट। और उसको 3 दिन ग्रेस पीरियड मिला, दैट इज़ अ 13th। 3 दिन ऐड करो, 13 इज़ अ लीगल ड्यू डेट। तो 13 तो उसको एनी हाउ ही हैव टू पे मनी, ही हैज़ टू पे द मनी। ओके, वो उसका लास्ट डेट हो गया। बट व्हाट हैपन कि होलसेलर को आफ्टर सम टाइम, मतलब अराउंड 15 जून को पैसे की ज़रूरत पड़ी होलसेलर को। तो वो क्या सोचा कि मुझे अगर पैसा मिल जाए एडवांस में, तो मेरा बाकी काम में मैं यूज़ कर सकता हूँ उस पैसे को, ठीक है। सो अभी वो रिटेलर से डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया है। ही कैनॉट पे द मनी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। तो what wholesaler will do, he will go to the bank, okay, with that bill of exchange. Okay, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंक में गया, ठीक है। जिस दिन वो बैंक में गया, बैंक में एक फैसिलिटी होती है एक्चुअली, कि बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिटेलर टू द होलसेलर। ओके, टू द होलसेलर। और उसके बदले में वो बिल ऑफ एक्सचेंज रख लेती है बैंक। बैंक को पैसा कब मिलेगा? बैंक को पैसा मिलेगा 13 अगस्त को ही। ओके, बट बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ रिटेलर। बिल ऑफ एक्सचेंज वो अपने पास रख लेगा और वो होलसेलर को पैसा दे देगा। अभी ऑब्वियसली ही विल नॉट गिव टोटल मनी, ठीक है। वो बैंक का भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना, ठीक है। तो ही विल चार्ज इंटरेस्ट। अभी वो इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगा? अभी ये होलसेलर किस दिन बैंक में गया? 15 जून को। दैट डेट इज़ कॉल्ड एज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। जिस दिन वो बैंक में गया और उसने बैंक से पैसा लिया, दैट डेट इज़ कॉल्ड एज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो अभी बैंक एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, कहाँ से? 15 जून से लेके 13 अगस्त तक कितना पीरियड बाकी है अभी, उतने पीरियड के लिए वो
होलसेलर को इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक तो ऐसे ही 5,20,000 तो नहीं देगा ना, उसका भी फ़ायदा होना चाहिए बैंक का, तो ऑब्वियसली ही विल चार्ज फॉर द रिमेनिंग डेज़। तो बचे हुए दिन कहाँ से कैलकुलेट होंगे? 15 जून से लेकर 13 अगस्त तक जितने दिन बचे उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे 5,20,000 को। ओके, नॉट ऑन 5 lakhs, टोटल कैलकुलेट होगा 5,20,000 पे। हो सकता है उसमें से 5,20,000 में से वो 10,000 डिडक्ट कर लेगा, ओके, या फिर जितना भी अमाउंट है डिडक्ट करने के बाद वो होलसेलर को पैसा दे देगा बैंक। ठीक है। सो the period for which the bill is discounted is from 15 June to 13 August। तो ये है टोटल प्रोसेस। ओके, बहुत इजी है। देखो, जिस दिन बिल बना, सपोज 5 lakhs कंसिडर कर रहा हूँ, तो 5 lakhs प्लस 20,000, 5,20,000 इज़ 5 रुपये का, 5 लाख रुपीज़ का उसने गुड्स खरीदा, वो हो गया प्रेजेंट वर्थ। उस पर 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट लगी उसको, दैट इज़ ट्रू डिस्काउंट। ओके, तो वो अमाउंट हो गई 5,20,000। दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड एज सम ड्यू और फेस वैल्यू। ओके, बोथ द वर्ड्स आर पैरेलल। तो फेस वैल्यू या सम ड्यू, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा सम ड्यू पे, फेस वैल्यू पे। रिमेंबर दिस। सो व्हाट नेक्स्ट? जस्ट अभी एक बात याद रखो, ये सारे फॉर्मूले जो भी कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट से हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है, PNR अपॉन 100, दैट इज़ प्रिंसिपल, N फॉर पीरियड, R फॉर रेट अपॉन 100। चलो देखते हैं डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है प्रेजेंट वर्थ पे, मतलब उसकी चालू कीमत क्या थी, कितने का वो माल खरीदने आया था। ओके, तो PW दैट इज़ प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100, ये हो गया ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला। फेस वैल्यू कैसे बनी थी? जो ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ मिला के जो अमाउंट बनी, मतलब 5 lakhs प्लस 20,000 मिला के जो अमाउंट बनी, दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड एज सम ड्यू। ओके, नेक्स्ट बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट होता है पूरे सम ड्यू पे, तो SD इंटू N इंटू R अपॉन 100, दैट इज़ द फॉर्मूला। N डिनोट्स नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टिल लीगल ड्यू डेट। ओके, याद रखो ये। और अभी ये सारे जो फॉर्मूले ना, इसमें N इज़ नंबर ऑफ ईयर्स, नॉट इन मंथ्स, नॉट इन डेज। अगर ये मंथ्स में दिया है, सपोज 3 महीने के लिए, अभी देखो मैंने 4 महीने का एग्जांपल लिया था, तो यू विल राइट N एज अ 4/12। ठीक है। और बैंकर डिस्काउंट में अगर नंबर ऑफ डेज़ आपके कुछ तो नॉट परफेक्ट मंथ्स आ रहे हैं, कुछ 50 डेज़ हो रहा है, तो यू विल राइट 50/65, 50/365। ओके, तो N ऑलवेज इन ईयर्स। नेक्स्ट इज़ कैश वैल्यू। ओके, कैश वैल्यू मतलब बैंक ने सम ड्यू में से जो अपना इंटरेस्ट कट किया और वो जो होलसेलर को अमाउंट दिया, दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड एज कैश वैल्यू। मतलब CV इज़ इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। क्लियर? ओके, तो वी कैन से बैंकर्स डिस्काउंट इज़ नथिंग बट SD माइनस CV, वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, बस टर्म्स को शिफ्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, बैंकर्स गेन मतलब बैंक ने कितना कमाया, वो कैलकुलेट होता है BG इज़ इक्वल टू बैंकर्स गेन इज़ इक्वल टू BD माइनस TD। ठीक है, BG इज़ इक्वल टू बैंकर्स गेन TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। ये दूसरा, अगर डिपेंड ऑन द गिवन वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ दिए उस पर हम लोग BG कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास BD और TD है, तो आई कैन यूज़ द अबव फॉर्मूला। इफ़ आई हैव TD N R, so I will use this second one formula for finding the banker's gain. Next, similar formula, BD is nothing but TD plus BG,
Okay, BG is nothing but interest on TD, as you see the above formula. TD पे कैलकुलेट किया है तो TD का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा वी विल यूज़ द फॉर्मूला। जैसा फॉर्मूले में क्वेश्चन में दिया है वैसा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, नाउ डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज़ गिवन। तो अभी कैलकुलेशन कैसा हो रहा है देखो, अगर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है तो मुझे अगर लीगल ड्यू डेट फाइंड करना है, ओके, और या मुझे पीरियड फाइंड करना है तो ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगा। मुझे अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से मैं आगे डेज़ को काउंट करूँगा। आई विल काउंट द डेज, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिस्काउंट। मतलब जून से आगे काउंट करूँगा, जुलाई अगस्त में जाके। अगर मेरे पास डेटा है लीगल ड्यू डेट और पीरियड ऑफ द बिल और मुझे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड करना है तो मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब बिल एग्जैक्टली कहाँ पे डिस्काउंट किया गया है, कौन से डेट पे, तो आई विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी इस केस में 13 अगस्त था तो मैं रिवर्स जाके फाइंड करूँगा कि कौन से दिन वो डिस्काउंट मिला था। इस केस में 15 जून आंसर आएगा उसका, 15 जून। ओके, अगर मेरे पास 15 जून दिया है तो आई कैन फाइंड आउट 13 अगस्त। इफ़ आई हैव गिवन 13 अगस्त तो आई कैन फाइंड आउट द डेट 15 जून। ओके, वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही इजी है। सो कॉन्सेंट्रेट एंड सारे फॉर्मूले लिख लो आप लोग, ये कंसेप्ट समझो, जो भी मैंने वर्ड्स यूज़ किए इसको ठीक से याद कर लो, बहुत ही इजी टॉपिक है। सो थैंक यू गाइस, हम लोग मिलेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन प्रेस बेल आइकन। ओके, और बेल बजाने के लिए होता है तो प्रेस दैट बेल आइकन। सो जैसे मैं नया वीडियो बनाऊंगा या फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा आपको सबसे पहले पता चलेगा। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोज़। ओके, चलो बाय, टेक केयर।